Hello everyone, myself Sarika Gautam and I'm your inorganic chemistry teacher. आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन एंड VSEPR थ्योरी। केमिकल बॉन्डिंग का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हाइब्रिडाइजेशन एंड VSEPR थ्योरी। अगर आप ये टॉपिक अच्छे से समझ लेते हो तो आप क्वेश्चन कर पाओगे स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री का। ठीक है, आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे दिए जाते हैं, उनकी आपको स्ट्रक्चर या फिर ज्योमेट्री बतानी होती है। नंबर ऑफ लोन पेयर्स बताने होते हैं सेंट्रल एटम के ऊपर या फिर पूरे एटम में। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये AB4 करके कोई मॉलिक्यूल है, इसमें कितने लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे। जैसे इसमें क्या है, हमारे पास A सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम पे या फिर पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर्स है, तो आपको ये निकालना होता है। या फिर आपको दो तीन मॉलिक्यूल्स दे दिए होते हैं, उसमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना होता है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं चीजों के आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास, तो सबसे पहले हम कौन सा कॉन्सेप्ट करेंगे, हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। ठीक है, अब देखो हाइब्रिडाइजेशन समझने से पहले हमें थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा। VBT को समझना पड़ेगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, क्या समझना पड़ेगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलते हैं, शॉर्ट में बताऊंगी जस्ट 2 मिनट्स में। हम एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है। इट सेज कि जो वैलेंस ऑर्बिटल होती है, कि जो वैलेंस ऑर्बिटल्स होती हैं, ऑर्बिटल्स होती हैं, वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स। ठीक है, जो वैलेंस ऑर्बिटल्स होती हैं एटम्स की, दे कंबाइन with each other, with each other and form बॉन्ड। ठीक है, कि जो वैलेंस ऑर्बिटल्स होती हैं वो आपस में कंबाइन करती है और वो बॉन्ड बनाती है। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या बोलती है, VBT बोलती है। जैसे एग्जांपल के एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारे पास क्या है, एग्जांपल है मीथेन का, CH4 का। तो इसमें सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन, साइड साइड एटम्स क्या है, हाइड्रोजन। तो अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, क्या होती है, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, बात करें वैलेंस मतलब वैलेंस ऑर्बिटल्स की, तो हमारे पास सेकेंड शेल आउटर मोस्ट है, यानी कि ये वाली हमारे पास कैसे हो जाएंगी, वैलेंस ऑर्बिटल्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें दो शेल है, फर्स्ट एंड सेकंड शेल। सेकंड शेल के अंदर हमारे पास क्या है, दो ऑर्बिटल्स है, S and P। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी ऑर्बिटल्स होगी, जो ये 2s और 2p होगी, ये हमारे पास वैलेंस ऑर्बिटल्स होगी। ठीक है, तो वैलेंस ऑर्बिटल क्या है, 2s है, ठीक है, और 2p है। ठीक है, इस तरीके से 2p में तीन ऑर्बिटल्स होती हैं और s में एक ऑर्बिटल होती है। ठीक है, तो s में दो इलेक्ट्रॉन्स है, 2p में भी दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऐसे होंगे। ठीक है, तो होगा क्या, जब हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके चला जाएगा इधर 2p में, तो कैसे बन जाएगा हमारे पास ये, बेसिकली इस तरह से आ जाएंगे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब कोई भी, आपको पता है कोई भी एटम्स होते हैं, कोई भी दो एटम्स है, आपस में क्यों कंबाइन करेंगे, वो इसलिए कंबाइन करेंगे ताकि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके, स्टेबल हो सके। तो वैसे ही हमारे पास कार्बन भी हाइड्रोजन के साथ इसलिए कंबाइन कर रहा है कि वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, वो कंबाइन करती है। अब बात करें अगर हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। ठीक है, तो यानी कि उसके 1s में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने, 1s में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, वैसे ही हमारे पास क्या होंगे, चार हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, उनके 1s में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो होगा क्या कि चारों हाइड्रोजन्स को तो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है। ठीक है, ड्यूप्लेट ही कंप्लीट करना है ना इनको। ड्यूप्लेट हाइड्रोजन जो होते हैं वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं, मतलब बोलने का क्या होता है कि हाइड्रोजन को अपने दो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं अपने वैलेंस शेल में। ठीक है, और जो बाकी होते हैं वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा
कि यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की, जैसे कि 1s की और इस 2s की ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, 1s की और इस वाले 2p की ओवरलैपिंग हो जाएगी, इसके 1s की इस 2p के साथ ओवरलैपिंग हो जाएगी और इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ हो जाएगी। तो बेसिकली ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, और ऐसे इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे बॉन्ड बनेगा तो देखो क्या होगा, ये कार्बन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहे हैं, ये कार्बन फिर कार्बन के जो ये वाले ऑर्बिटल्स है ये हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं और बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता तो हमारे पास इस तरह से बॉन्डिंग हो रही है। अगर ऐसे होता तो हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होता वो कितने का होना चाहिए था, 90 डिग्री का होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, ये डायरेक्टली ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बना रही है। तो हमारे पास क्या है, टोटल 4 बॉन्ड है, तो वो इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, तो एंगल कितना होना चाहिए था, 90 डिग्री का। बट एक्सपेरिमेंटली क्या देखा जाता है कि जो बॉन्ड एंगल होता है मीथेन में वो कितना होता है, दैट इज अबाउट हमारे पास वो होता है 109 डिग्री एंड 45 मिनट्स का। तो ऐसा क्या हुआ कि हमारे पास जो बॉन्ड एंगल था वो तो 90 डिग्री आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लेकिन वो एंगल हमारे पास पहुंच गया 109 डिग्री एंड 45 मिनट्स का। तो ऐसा क्या हुआ? ठीक है, तो इसी चीज का, इसी क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर है वो कहाँ से आता है, वो आता है हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से। अब वैलेंस बॉन्ड ने तो बोल दिया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने तो बोल दिया कि वैलेंस ऑर्बिटल्स जो है वो आपस में डायरेक्टली ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, और अपने 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 आप स्टेबल हो रही है, अपने ऑक्टेट को अपने ड्यूप्लेट को कंप्लीट कर रही है। ठीक है, देखो अब क्या है हमारे पास, अब आता है कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली देखो, सबसे पहले तो जो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट होता है ये कैसा हमारे पास होता है, ये हमारे पास एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है दैट इज ओनली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ठीक है, पॉलिंग को, पॉलिंग ने ये डिस्कवर किया था और पॉलिंग को इस हाइब्रिडाइजेशन डिस्कवर करने के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है, नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है, क्योंकि इससे सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाती है। तो क्या है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। अब वीबीटी के अकॉर्डिंग तो क्या हो रहा था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थी वो आपस में ऐसे ओवरलैप कर रही थी। ठीक है, अगर ऐसे ओवरलैप कर रही थी तो हमारे पास क्या था, उसके तो ड्रॉबैक्स निकल के आ गए। तो अब इसके हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो क्या करती हैं, वो पहले नई ऑर्बिटल्स कंबाइन करती हैं आपस में। ठीक है, ऑर्बिटल जो होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, जैसे कि हमने देखा, अगर हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो उसकी अगर हम वैलेंस शेल देखें, क्योंकि वैलेंस शेल इन्वॉल्व है ना बॉन्डिंग में, क्योंकि वैलेंस शेल के ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल नहीं है। देखो क्या है, 1s2 2s2 एंड 2p2। अगर हम वैलेंस शेल को देखें तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है। देखो 2s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन 2p में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली अपना ऑक्टेट ऑक्टेट ही हुआ ना, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए इसमें कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स की, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स की इसमें कमी है। ठीक है, तो ऐसा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थ्रू तो ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो होता क्या है कि जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं, जैसे कार्बन की बात करें तो इसमें एस और पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं, कौन सी वाली, वैलेंस वाली। ठीक है, तो जो ये वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं ये आपस में क्या करती हैं, कंबाइन करती हैं और एक नई ऑर्बिटल बनाती है, जिनको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाती है। ठीक है, अब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है बॉन्ड फॉर्मेशन में, बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है,
कि जो अब ये हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं, दे पार्टिसिपेट इन दी बॉन्ड फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास क्या है, एस, और सपोज हमारे पास क्या है, कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर क्या है, एस और पी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रही हैं और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रही हैं। तो वो कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगी, sp, ठीक है। सिमिलरली एक s की ऑर्बिटल दो p की ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रही हैं, तो वो क्या बना देंगी ऑर्बिटल्स, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है। अब एक और चीज आपने ध्यान रखनी है कि हमारे पास क्या है, कि क्या होता है कि ऑर्बिटल्स जो होती है ना, देखो यहाँ पे क्या है, एक s की है एक p है, तो एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनेगी। बेसिकली हमारे पास दो, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करती है उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो एक s है दो p है, तो sp2 बन गई। तो कितनी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी, तीन। क्योंकि देखो जितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी उतने ही बॉन्ड फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। देखो जैसे अगर हम कार्बन की बात करें, तो कार्बन में हमारे पास क्या है, 2s है और 2p है। ठीक है। तो s की एक ऑर्बिटल होती है, p की तीन ऑर्बिटल्स होती है, और हमने देखा था ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें इस कार्बन की, तो इसकी कितनी ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगी, तो एक s की, और कितनी है p की, तीन p की ऑर्बिटल्स है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, तीन p की, और वो क्या बना देंगी हमारे पास बेसिकली sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी कि अगर हम बात करें CH4 में मीथेन की, तो मीथेन में हमारे पास क्या हो रहा है, कार्बन की जो ये s और p अलग अलग से नहीं कंबाइन कर रही हैं, इसने पहले कार्बन ने एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाई, एक नहीं, इसने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाई, कितनी, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्यों, क्योंकि इसको चार बॉन्ड्स बनाने हैं हाइड्रोजन के साथ, इसलिए इसने सबसे पहले क्या किया, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाई। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं sp3, ये बॉन्ड बनाएंगी हाइड्रोजन के साथ। ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगी बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो होता क्या है इससे, देखो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया sp का, सपोज हमारे पास क्या हुआ है, एक s की और एक p की ऑर्बिटल कंबाइन हुई, और कौन सी ऑर्बिटल बन गई, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई। ठीक है। तो s ऑर्बिटल होती है ऐसे, ठीक है, और p ऑर्बिटल होती है ऐसे। ठीक है। अब ये आपस में कंबाइन हुई, ठीक है, ये जो प्लस माइनस होता है ना, इसका मतलब होता है वेव फंक्शन। ठीक है। तो ये आपस में ऐसे कंबाइन हुई, ठीक है, तो कंबाइन होके ये s की और ये p की हमेशा सेम वेव फंक्शन आपस में कंबाइन करता है, तो प्लस प्लस आपस में कंबाइन हो गया और इधर को आ गया माइनस। ठीक है। वेव फंक्शन कुछ नहीं होता है, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, या फिर हम एटम की बात कर ले तो हम पढ़ते हैं ना डी ब्रोगलीज इक्वेशन। उसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉरी जो मैटर होता है, उसका हमारे पास डुअल नेचर होता है, उनका पार्टिकल नेचर भी होता है और उनका वेव नेचर भी होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम किसी एटम की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो उसका कैसा होगा, उसका पार्टिकल नेचर भी होगा और उसका वेव नेचर भी। तो किस तरह का वेव नेचर होगा, तो मतलब वो डिपेंड करता है कि उसका वेव फंक्शन कैसा होगा। ठीक है। तो वेव फंक्शन को एक्सप्लेन करते हैं इसको प्लस और माइनस के साइन से। ठीक है। तो प्लस प्लस आपस में है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, ये s की ऑर्बिटल थी, ये p की ऑर्बिटल थी, अब कंबाइन होके ये कुछ ऐसी ऑर्बिटल बन गई ऐसे। देखो प्लस प्लस है ना, तो ये ऐड हो गया और ये आ गया माइनस ऐसे। तो पहले तो s और p ऑर्बिटल ऐसे अलग अलग थी, अब ये एक sp ऑर्बिटल ऐसे बन गई। ठीक है। ये बन गई sp ऑर्बिटल।
अब हुआ क्या, इससे क्या हो गया, देखो प्लस का साइन जो था वो इतना बड़ा हो गया, मतलब जो प्लस वाले साइन की जो ऑर्बिटल मतलब लोब थी, बेसिकली लोब बोलते हैं, लोब होता है जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, वो इतनी बड़ी होगी, और जो माइनस वाली होगी वो उतनी ही है जितनी थी, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो, मैंने क्या बोला, ये लोब होती है, ठीक है। अब हमने देखा कि जो लोब का साइज है वो बड़ा हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, लोब्स क्या होता है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थिक हो जाती है, बढ़ जाती है ना, तो थिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है इनके अंदर, ठीक है। जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थिक होती है, बढ़ जाती है काफी ज्यादा। और ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इनकी वजह से अब जो बॉन्ड्स बनेंगे आगे वो भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। देखो बॉन्ड्स बनते कैसे हैं, बॉन्ड जैसे बनते हैं, जैसे ये एटम ए है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये एटम बी है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर किया, ए ने बी का इलेक्ट्रॉन भी अपने पास लिया, और बी ने ए का इलेक्ट्रॉन भी, मतलब जो बी है उसके पास ए का इलेक्ट्रॉन भी है, जो ए है उसके पास बी का इलेक्ट्रॉन भी है। तो आपस में दोनों की क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है ना, शेयरिंग हो रही है, तो इसी को हम बॉन्ड बोलते हैं कि ए और बी आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, तो इसी को हम इस तरह से बता देते हैं कि इनके बीच में कोई बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग मतलब कि इनकी तरफ में कुछ अट्रैक्शंस है आपस में, ठीक है। तो अब देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी किसी भी एटम के ऊपर, तो बॉन्ड भी उतना अच्छा, मतलब शेयरिंग भी इलेक्ट्रॉन्स की उतनी अच्छी होगी, यानी कि हमारे पास क्या होगा, इस थिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो भी कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। थिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों हो रही है, जब हमारे पास कैसी ऑर्बिटल क्या बन रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है, हमारे पास ये हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या हो रही है, इनकी कंबाइन कर रही है ये आपस में, यहाँ पे क्या हो रही है, बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, ठीक है। तो अब इन शॉर्ट अगर हम देखें तो क्या है कि जब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हमारे पास क्या हो जाता है, बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम समझे कि तो जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रही है, मतलब क्या है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रही हैं, ठीक है। और जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंबाइन करती हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो जो हमारे पास बॉन्ड बनता है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। जो बॉन्ड बनता है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने का मतलब हो गया कि जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल बन रहा है वो कैसा है, वो हमारे पास स्टेबल है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब क्या होगा, जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपस में जुड़ा है यानी कि वो उतना बढ़िया खुश है, यानी कि वो उतना ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात आती है, हमने समझ तो लिया कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन चीज क्या है, क्या हो रहा था हाइब्रिडाइजेशन में, ये हमें समझ आ गया। हमने ये भी देख लिया कि हमारे पास इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। हाइब्रिडाइजेशन क्या बार बार ऐसे करके देखेंगे, तो नो। हमें क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन कि हमारे पास कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलके क्या बना रही हैं, ठीक है, कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलके हमारे पास क्या, मतलब जो भी आगे ऑर्बिटल्स बना रही हो कौन सी है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन नंबर का क्या मतलब हुआ, सबसे पहले तो देखो, जैसे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नंबर का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, दो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रही है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नंबर इज 2। यहाँ पे तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रही है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन नंबर इज 3। यहाँ पे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रही है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन नंबर इज 4। हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या बता रहा है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर ये बता रहा है कि कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रही है, ठीक है। तो वो होता है हमारे पास क्या, हाइब्रिडाइजेशन नंबर, ठीक है।
तो अगर हमें एक बार ये हाइब्रिडाइजेशन नंबर पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी ऑर्बिटल्स ने कंबाइन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाई है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया कि कोई पर्टिकुलर हमारे पास सपोज ये है AB2, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉरी ये जो हमारे पास पर्टिकुलरली एक ये मॉलिक्यूल है, इसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन नंबर है वो है 3। ठीक है, मैंने बोल दिया आपको कि हमारे पास क्या है, ये AB2 है। ठीक है, कोई भी एक मॉलिक्यूल, इसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन नंबर है 3। तो आपको पता है कि जो 3 हाइब्रिडाइजेशन नंबर है उसमें हमारे पास क्या हो रहा था, उसमें हमारे पास क्या हो रहा था कि एक s की, ठीक है, और 2 p की ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रही थी और क्या बनाएंगी, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगी। ठीक है, तो आप क्या बोल दोगे कि इसमें हमारे पास जो ये a है, देखो हाइब्रिडाइजेशन नंबर हमेशा हम, मैंने अगर आपको आप निकालते हो तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर आप सेंट्रल एटम के ऊपर निकाल रहे हो, ये मतलब हुआ बाय डिफॉल्ट इसका कि मैंने आपको बोल दिया कि सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन नंबर बता रहे हो, जैसे मीथेन में कार्बन का बताया था, मीथेन में कार्बन का बताया था वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर आ गया 3, यानी कि इस ए की, जो ये ए है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। क्या बोलूंगी मैं कि इसकी ए की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2। तो आपको समझ आ गया ये कि हाइब्रिडाइजेशन नंबर का मतलब होता है कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंबाइन होके कितनी ऑर्बिटल्स कंबाइन होके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाया बनाया है ना। और हाइब्रिडाइजेशन फिर हम उसी अकॉर्डिंगली सेंट्रल एटम की बता देते हैं। ठीक है, sp2, तो सेंट्रल एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2। ठीक है, तो ये तो था आपका थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन कि आपको हाइब्रिडाइजेशन नंबर कैसे निकालना है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर जो है वो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो होता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम मतलब जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। ठीक है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कौन कौन से, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम की कितने मोनोवेलेंट एटम कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, और हेलोजन, सारे फूलों कलियों बहारों इंडिया आओ। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, ये होते हैं मोनोवेलेंट एटम। तो इनका नंबर देखना है कितना है, अगर नहीं है तो 0। ठीक है, प्लस नेगेटिव चार्ज कितना है, प्लस नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एंड माइनस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको क्या करना है कि जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन नंबर होता है वो कितना होता है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम प्लस नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे कि AB2 माइनस, तो इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा 1। और सपोज हमारे पास क्या है, AB2+2। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2, तो इधर पॉजिटिव चार्ज की जगह में हमने 2 लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है ये, तो ये रहता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके बाद देखो, अगर हमारे पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या आ रहा है, सपोज हमारे पास क्या है, ये आपको याद रखने हैं ये वाले। ठीक है, कि अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 आता है, ठीक है, तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp। ठीक है, ये आप नोट कर लो। ठीक है, कि जब आपके पास क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp, है ना। sp का मतलब क्या हो गया कि s और p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुई है। और अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन नंबर आता है 3, जो क्या फॉर्मूला से निकालोगे, तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2, यानी कि कौन कौन सी ऑर्बिटल, एक s की और 2 p की आपस में कंबाइन हुई है। ठीक है,
और अगर हाइब्रिडाइजेशन नंबर आता है 4 तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। ठीक है, यानी कि एक s की और 3 p की इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, और अगर आता है 5 तो इसका होता है dsp3। ठीक है, ओके, या फिर sp3d। ठीक है, sp3d। तो क्या मतलब हुआ इसका कि एक d की ऑर्बिटल है, एक s की ऑर्बिटल है और 3 p की ऑर्बिटल इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में। और अगर 6 आता है हाइब्रिडाइजेशन नंबर तो मतलब क्या है, d2sp3 या फिर sp3d2 आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्या मतलब हुआ, 2 d की ऑर्बिटल है, ठीक है, 3 p की है, ठीक है, और एक s की ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में कंबाइन हुई और ये वाली हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया क्या कि आपको हाइब्रिडाइजेशन नंबर याद रखने हैं 2 3 4 5 6 वाले, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इनके लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आप ये याद कर लेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो, हाइब्रिडाइजेशन हमने समझ लिया, कैसे हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्यों हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, क्यों होती है, ताकि हमारे पास जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो थिक हो जाए, बढ़ जाए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर थिक हो गई तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमने की और ये देखा कि हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास किस किस की क्या होती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल करवाती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम करते हैं, जैसे कि सबसे पहले SF4 करते हैं, SF4। ठीक है, SF4 है, तो अभी जो हमने एग्जाम्पल किया है ना मीथेन का, वही करते हैं सबसे पहले, इजी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल करते हैं मीथेन का, CH4। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन अगर नंबर अगर आप निकालते हो तो क्या होगा, हाफ ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, ऑन सेंट्रल एटम, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट एटम, ठीक है, प्लस नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एंड माइनस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब देखो, अगर हम मीथेन के लिए देखें तो हमारे पास क्या है, मीथेन के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन नंबर है वो क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं कार्बन पे, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कितनी क्या होती है, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के कौन से होते हैं, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, सेकंड शेल। तो सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2s के अंदर 2p के अंदर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, जो सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल होते हैं, जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, तो कितने हाइड्रोजन है, 4। ठीक है, प्लस नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, यानी कि 0, माइनस पॉजिटिव चार्ज भी कुछ नहीं है, तो 0। तो हमारे पास क्या आ गया, 4 + 4 8/2, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या आ गया, 4। तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 है, यानी कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3, यानी कि कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन, देखो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले हैं सेंट्रल एटम पे ऊपर, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन भी किसकी है, ये सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन है, क्या है, sp3। ठीक है, तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3, यानी कि इसकी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी है कार्बन के अंदर,
अब वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करेंगी, 4 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास होता है ये। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं क्या काम कर रही हैं, ये देखो बताओ सोचो। ये हमारे पास क्या कर रही हैं, ये एक तो बॉन्ड बना रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनका क्या काम है, ये क्या कर रही हैं बेसिकली, ये हमारे पास क्या कर रही हैं, एक तो बॉन्ड बना रही हैं, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, ये बॉन्ड पेयर बना रही है। बॉन्ड पेयर का मतलब है कि बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, जैसे मैंने आपको AB2 ए और बी का एग्जांपल दिया था, तो इनके बीच में बॉन्ड बना, तो बॉन्ड किसके थ्रू बना, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू एक बॉन्ड बनेगा, तो मैंने क्या बोल दिया, बॉन्ड पेयर। तो क्या हुआ, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बनाएंगी, बॉन्ड पेयर बनाएंगी। हो सकता है उस मॉलिक्यूल के अंदर कोई लोन पेयर भी हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसकी बात करते हैं। ठीक है, ए बी है, इनके बीच में बॉन्ड बन गया। ठीक है, मैंने बोला कि जैसे हमारे पास ये है ए बी, ठीक है, लेट सपोज इस ए की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है। ठीक है, तो sp का मतलब क्या होगा कि 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी इसके अंदर, तो एक sp के थ्रू तो ये b के साथ बॉन्ड बना लेगी, और जो दूसरी sp ऑर्बिटल होगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी, तो सपोज इसके पास एक लोन पेयर भी है, तो वो जो लोन पेयर होगा वो दूसरी वाली sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर रहेगा। तो बोलने का मतलब क्या है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनी है, जैसे कार्बन की यहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी है sp3, अब है इनमें हमारे पास क्या हो सकता है, बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं और इनके अंदर लोन पेयर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी हाइब्रिडाइजेशन नंबर आता है, उतने ही हमारे पास क्या हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 4, हमारे पास क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या है, 4 है, यानी कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि वो इसके अंदर 4 ही बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होंगे। ठीक है, क्या होंगे इसके अंदर, 4 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होंगे, टोटल लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 4 होंगे। तो हमने क्या चीज सीखी है, देखो समराइज अगर मैं आपको करूं, कि सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है, कोई भी मॉलिक्यूल दिया है उसका आपने सेंट्रल एटम आपको बताया होगा, उसके लिए आपने क्या निकालना होता है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर जब आपके पास आ जाता है, तो सेकंड चीज हाइब्रिडाइजेशन नंबर का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। ठीक है, तो फॉर्मूला से आपने हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकाल लेना है। अब जो हाइब्रिडाइजेशन नंबर होता है वो किसकी इंफॉर्मेशन देता है कि उस पर्टिकुलर जो एटम है, जो भी हमारे पास सेंट्रल एटम है, ठीक है, जैसे कि CH4 में कार्बन हो गया, उसके अराउंड कितने बॉन्ड पेयर प्लस उसके अराउंड कितने लोन पेयर होंगे। ठीक है, तो इसकी ये इंफॉर्मेशन देगा, तो ये 2 चीजें हम बता पाएंगे, इतना सा जितना हमने ये कर लिया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज क्या आती है, नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आती है कि अब मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास क्या है, हमने देखा था कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो रही थी। ठीक है, और उसके लिए मैंने आपको सबसे हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बताया था, वो मैंने आपको बताया था sp का, है ना, कि s और p की ऑर्बिटल आपस में कंबाइन की और हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी, है ना। तो अब देखो s और p की ऑर्बिटल, और मैंने आपको कैसे बताया था, ये s की ऑर्बिटल है, ये p की ऑर्बिटल है। ठीक है, ये आपस में कंबाइन हुई और हमारे पास कुछ एक ऐसी नई ऑर्बिटल बन गई जिसको हमने क्या बोल दिया, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल दिया, ऐसे। ठीक है, अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है, ये सिर्फ कौन सा बॉन्ड बनाएंगी, देखो हमारे पास बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं, हमारे पास ये समझना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं, सिग्मा होता है,
पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, हम इतना ही समझेंगे, सिर्फ हमारे पास ये बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। अब देखो जो सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, उस वो बेसिकली हमारे पास कैसे बनता है, उसमें सिर्फ एक ओवरलैपिंग जोन होती है, और जो पाई बॉन्ड बनता है उसमें दो ओवरलैपिंग जोन्स होती हैं, ठीक है। बोलने का मतलब है सिंपल, अगर हम समझे कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं, आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके मैं बताती हूँ कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं। जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगी, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। ये सिर्फ हमारे पास क्या करती हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास कैसी होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है। जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं ये कैसा बॉन्ड बनाती है, सिर्फ ये बनाती है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी और कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएगी, ठीक है। तो एक और चीज आपने ध्यान रखनी है, अगर आपके पास क्या है, कोई भी एटम है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो ये जो सिंगल बॉन्ड होता है ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बनता है तो उसमें से एक क्या होता है, सिग्मा होता है, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। वैसे ही अगर सपोज इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो इसमें एक सिग्मा होता है, और ये दोनों हमारे पास कौन से होते हैं, दो ये पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि किसी भी एटम के अंदर कैसे होगा, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा बॉन्ड होगा, दो बॉन्ड्स होंगे तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, तीन बॉन्ड्स होंगे तो एक सिग्मा होगा और दो पाई बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। और इनमें से जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रही है वो कौन सा बॉन्ड है, वो सिर्फ हमारे पास है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो यानी कि जो हम बॉन्ड पेयर की बात कर रहे थे कि जो हाइब्रिडाइजेशन नंबर होता है वो हमारे पास क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर में आपने कौन से वाले बॉन्ड्स काउंट करने हैं, सिर्फ सिग्मा वाले बॉन्ड्स काउंट करने हैं, ओनली सिग्मा बॉन्ड्स आर कैलकुलेटेड, ठीक है। ओनली सिग्मा बॉन्ड्स आर कैलकुलेटेड, ठीक है। तो आपने उसमें ध्यान रखना है कि आप सिग्मा बॉन्ड्स को ही कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब आपने इतना समझ लिया, अब हम जब वीएस ईपीआर थ्योरी इससे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आपको इतना तो बता दिया कि हमने हाइब्रिडाइजेशन नंबर कैसे निकालना है। अब सेकंड आता है हमारे पास कि हमने ज्योमेट्री की और स्ट्रक्चर की प्रेडिक्शन करनी है, ठीक है, ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर की प्रेडिक्शन करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन नंबर का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में ये चीज कवर करेंगे, ठीक है। और साथ ही में हम सीखेंगे वीएसईपीआर थ्योरी भी, ठीक है। ओके।